गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। लास्ट टाइम हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको कुछ वीडियोस अपलोड की थी जिसमें आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट कैसे बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट के कुछ हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखे थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग, उनके फॉर्मेट के रिगार्डिंग। आज मैं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ जिसके बेस पे आपको पता चलेगा कि आगे किस अकॉर्डिंग जो है हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो आपके डीके गोल्ड बुक से ये इलस्ट्रेशन नंबर है 14। एक क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है, एक मैं आपको आगे इसी वीडियो में सोल्व करके दिखाऊंगा क्वेश्चन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको फॉर्मेट जरूर याद है। अगर फॉर्मेट याद नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, स्पेशली ऑपरेटिंग का, तो उस फॉर्मेट को एक बार जरूर याद कर ले, देन उसके बाद इस वीडियो को देख के क्वेश्चन करें, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने सोल्व कर रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक उसमें कुछ नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम एडलेस होते हैं, और इनडायरेक्ट हमारे पास एक प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट आ जाता है। और वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाता है। देन हमें कुछ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की एक वर्किंग नोट बनाना होता है। वीडियो में आपने सीखा होगा जब हम फॉर्मेट याद कर रहे थे, तो हमें क्या करना होता है उसके अंदर कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें कुछ चीजें एड लेस करनी होती है, लाइक प्रॉफिट लॉस, लाइक जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोर्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, और वो आइटम एड लेस करके यहाँ पे ऊपर आ जाता है एज ए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है? तो देखिए, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट होगी। बैलेंस शीट में आपके पास में नोट्स बने होंगे, तो उनको देखते जाना, क्वेश्चन को करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शेयर कैपिटल गिवन है। शेयर कैपिटल को ऑपरेटिंग में कोई यूज नहीं है, वो फाइनेंसिंग में जाता है, तो छोड़ दीजिए, कोई यूज नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस का फर्स्ट कॉलम है, खोल के देखा, वहां पे जनरल रिजर्व मिला और प्रॉफिट लॉस मिला। तो ये दो चीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने में मदद करती है। जैसे मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बना रखा है। पहले जनरल रिजर्व 9500 था पिछले साल, इस साल है 15,000 रुपये का, इसका मतलब 5500 रुपये से बढ़ गया है। 5500 रुपये मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पिछले साल 6000 नेगेटिव था, इस साल 7000 पॉजिटिव आ रखा है। तो कितने रुपए से आपका इस साल का प्रॉफिट बढ़ा है? 13,000 रुपये से। तो हम क्या करेंगे, 13,000 रुपये को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लियर है? समझ गए यहाँ पे आप? तो हमने इसका बैलेंस का टोटल किया, और क्योंकि क्वेश्चन में कोई इंटरिम डिविडेंड, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोर्ड डिविडेंड नहीं है, तो ये पूरे 18,500 एज ए प्रॉफिट के रूप में यहाँ पे आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? देन उसके बाद आगे आइए क्वेश्चन पे। आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का सेकंड कॉलम दे रखा है। सेकंड कॉलम में हमने देखा डिबेंचर आ गए हमारे पास। डिबेंचर का तो वैसे कोई यूज नहीं है, डिबेंचर तो जाते हैं फाइनेंसिंग में, लेकिन डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पेड है वो इम्प्लाइड होता है, ना भी कह रखा हो तो आपको पेड करना पड़ता है, इट इज योर ड्यूटी। तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट किस में पेड करेंगे? देखिए, डिबेंचर पे हमारे पास एक 2016 पिछले साल का, एक 2016 प्रेजेंट ईयर का। पिछले साल 21,000 के डिबेंचर थे, इस साल 25 के, इसका मतलब आपने 4,000 के डिबेंचर इशू करे हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा है तो हम मान के चलेंगे जो ये 4,000 के डिबेंचर है वो 31 मार्च 2017 मतलब आज की ही डेट में इशू हुए हैं। तो इस पे कोई इंटरेस्ट पेड नहीं करना, आपको इंटरेस्ट पेड करना है 21,000 वाली अमाउंट पे। क्लियर है? समझ गए? तो 21,000 पे 10% पेड करना है। लेकिन मान लीजिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ अगर बोल देता है कि हमने डिबेंचर इशू किए हैं 31/3/2016 को, मतलब पिछले ही साल इशू करे हैं, तो इट्स मीन 21,000 पे तो आपको पेड करना ही है डिबेंचर पे इंटरेस्ट। जो 21 से 25 आपके टाइम जो 4,000 के नए डिबेंचर इशू हुए हैं वो भी पिछले साल इशू हो गए थे, इट्स मीन उन पे भी इंटरेस्ट पेड करना आपको पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाएगा। मीन्स टोटल इंटरेस्ट पेड होगा 25,000। क्लियर है? मान लीजिए अगर वो कह दे कि डिबेंचर आपने इशू किया 31/7/2016 को, तो इन दैट केस आपको 21,000 पे तो पूरे साल का डिबेंचर पे इंटरेस्ट पेड करना है। और जो ये 4,000 वाले अमाउंट है ना, वो कब इशू हुए हैं? वो 31/7/2016 को इशू है। तो 8वें महीने के 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 8 महीने के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा इस 4,000 वाली अमाउंट। क्लियर है? और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो एडिशनल डिबेंचर है वो इशू हुए हैं 31/3/2017
मतलब प्रेजेंट की डेट में। तो इसमें आपको ये 4,000 पे कोई इंटरेस्ट पेड नहीं करना, आपको सिर्फ 21,000 वाली अमाउंट पे 10% के हिसाब से कितना रुपया इंटरेस्ट का 2100 इंटरेस्ट आपका पेड होगा। और ये एक जो है नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इस वजह से हम इसको ऐड कर लेते हैं 2100 रुपये। क्लियर है? आगे चलिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमारे पास आगे दे रखा है ट्रेड पेबल वर्किंग कैपिटल का आइटम है 8500 से 12,500, 4,000 के बढ़ गए ना, बढ़ गए हैं तो मैंने ऐड कर दिए। क्लियर है? ट्रेड पेबल को वर्किंग कैपिटल में। नेक्स्ट नीचे आ जाइए, टेंजिबल एसेट दे रखी है, थर्ड कॉलम है, खोल के देखा वहां से मुझे डेप्रिसिएशन मिल गया। मशीन का तो कोई यूज नहीं है, मशीन तो जाएगी इन्वेस्टिंग में, हम तो ऑपरेटिंग बना रहे हैं, तो मशीन का तो कोई यूज नहीं है, बट डेप्रिसिएशन का यूज है। डेप्रिसिएशन पिछले साल 9,000 था, अब 13 इसलिए 4,000 का बढ़ गया, तो 4,000 रुपये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद आपको दे रखी है इंटेंजिबल एसेट का आपके पास कॉलम है, फोर्थ नोट खोल के देखा, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल मिला 10 से 8 2000 की घट गई है, तो घट गई है गुडविल, इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ होगी तो ऐड कर लिया। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई आपको। देन उसके बाद में आपके पास में जो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का फिफ्थ कॉलम है, वहां पे इंटरेस्ट रेट दे रखे इन्वेस्टमेंट पे 10%। देखिए इन्वेस्टमेंट पे वही ट्रीटमेंट करना है इंटरेस्ट का जो डिवेंचर के लिए मैंने आपको सिखाया है। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव होता है, डिवेंचर पे बस आप इंटरेस्ट पेड करते हो, इतनी सी चीज है, बाकी आंसर सेम रहना है आपका। ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना इंटरेस्ट पेड करना है? 10%। क्लियर है? तो 10% का इंटरेस्ट रिसीव करेंगे इन्वेस्टमेंट पे प्रीवियस ईयर पे 300 रुपये, यहाँ से वो लेस हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यहाँ में लेस करनी पड़ेगी। क्लियर है? देन उसके बाद में हमने देखा अपने 14th क्वेश्चन के अंदर कि इन्वेंट्री दे रखी है 6,000 से 24,500, 18,500 की ये बढ़ गई है तो हम इसे यहाँ पे घटा देंगे। क्लियर है? और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को एज ए करंट एसेट नहीं लेंगे हम। ठीक है? करंट एसेट में से तो कैश और कैश इक्विवेलेंट, और करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं लेना होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे आंसर को वेरीफाई करने में मदद करता है, तो हम इनको नहीं लेते हैं। ठीक है? तो टोटलिंग कर लेंगे बस आपको। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, उसमें इंटरेस्ट पेड को ऐड करना है, डेप्रिसिएशन ऐड करना है, गुडविल राइट ऑफ ऐड करना है, इंटरेस्ट रिसीव लेस करना है। आपके पास 26,300 रुपये आ जाएंगे। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, इसमें 4,000 प्लस कर लो, 30,300 हो गया, उसमें से 18,500 को लेस कर दो। एंड में आपके पास 11,800 रुपये आ जाएंगे। ये आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बच जाएगी। क्लियर है? समझ आएगा आपको, या फिर एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा जो है आप रिपीटेशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम एक इलिस्ट्रेशन 15th और मैं आपको करा के दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा जो है क्वेश्चन पे होल्ड हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते। देखिए मैंने क्वेश्चन में ना बखूबी तौर पे सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इरेज किया है जिनकी जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी जरूरत है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एड लेस आइटम हमेशा रहेंगे, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, और इन द एंड कैश फ्लो भी आ सकता है, कैश यूज भी आ सकता है। ठीक है? तो देखिए 15th क्वेश्चन, सबसे पहले शेयर कैपिटल दे रखी है, कोई यूज नहीं है, छोड़ दीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस का कोई वर्किंग नोट नहीं है, लेकिन 30,000 से 60,000, तो इसका मतलब 30,000 रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस बढ़े हैं। तो जनरल रिजर्व के रूप में हम कितने रुपए लिख देंगे? 30,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। ठीक है? प्रॉफिट लॉस तो ये सीधा रिजर्व आपके पास। क्लियर है? उसके बाद ध्यान से सुने, नॉन टर्म बोरोइंग, इसका फर्स्ट नोट दे रखा। फर्स्ट नोट मैंने खोल के देखा, फर्स्ट नोट में मुझे मिला डिवेंचर, डिवेंचर पे इंटरेस्ट मैंने अभी आपको सिखाया था ना, कुछ ना बोल रखा हो तो प्रीवियस ईयर पे इंटरेस्ट पेड कर दो। प्रीवियस ईयर में 60,000 का डिवेंचर है, 60,000 पे 6% के हिसाब से 3,600 रुपये का इंटरेस्ट पेड बनता है। यहाँ पे क्या कर लो, इसे ऐड कर लो, इंटरेस्ट पेड कितने रुपए का? 3,600 रुपये। इतनी बात क्लियर है? आगे आ जाइए, हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद चलते हैं ट्रेड पेबल पे। सॉरी, ठीक है? ट्रेड पेबल 48,000 से 35,000 रुपये हो गए। इसका मतलब कितने रुपए से ये घट गए हैं? तो ये 13,000 रुपये से घट गए हैं, तो हम इन्हें घटा देंगे, लेस कर देंगे। ट्रेड पेबल कितने रुपए से घटा देंगे? 13,000 रुपये से हम घटा देंगे। क्लियर है? उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट बना हुआ है,
प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए मैंने क्या बताया था, प्रीवियस ईयर का जो टैक्स होता है वो इस साल लेस किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एंड में क्या बचेगा, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास बचता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जो भी अमाउंट आएगी उसमें से हम लेस करेंगे टैक्स को, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर का टैक्स होगा, प्रीवियस ईयर का 32,000 है, तो वो टैक्स हमारा यहाँ से क्या होगा, लेस होगा 32,000 का, क्लियर है। और जो इस साल का टैक्स है 40,000 रुपये, हमें वो ऐड करना होता है, याद होगा ना ये फॉर्मेट पूरी तरह से। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 40,000, क्लियर है, ठीक है। अभी आ जाइए नीचे एसेट पे। एसेट में फिक्स्ड एसेट का कोई यूज नहीं है मेरे लिए, इन्वेस्टमेंट का कोई यूज नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है और हम बना रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसका कोई यूज नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल का यूज है, 30,000 से 40,000, 10,000 रुपये बढ़ गए है ना, तो 10,000 रुपये बढ़ गए हैं तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल को, लेस ट्रेड रिसीवेबल, क्लियर है, समझ गए इस चीज को। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लेना ही नहीं है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। बस अब कर लीजिए 70,000 रुपये आपके पास एज ए प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इस 70,000 में 3600 रुपये प्लस कर लीजिए, 73,600 रुपये आपके पास प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया। उसमें से 13 और 10 23,000 रुपये को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो आपके पास में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 73,600 में से 23,000 रुपये जा करके 50,600 रुपये का। और अब 50,600 में से 32,000 टैक्स के लेस कर दीजिए, तो आपके पास में जो अमाउंट है वो कितने रुपए की बच जाएगी, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा एक अमाउंट और है भाई, इन्वेंट्री की मैंने देखी नहीं, इन्वेंट्री 30,000 से 45,000 15,000 रुपये की बढ़ रही है, तो उसको भी हमें क्या करना है, लेस करना है, लेस इन्वेंट्री ऑल्सो, ठीक है। कितने रुपए से है, 15,000 से है, तो ये 2315 हमारे पास में 23,000 रुपये लेस नहीं होंगे, ये 38,000 रुपये जो है हम लेस कर देंगे, ठीक है, 38,000। तो 73,600 में से 38,000 को लेस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा जो है रुपया, कितने रुपए का, ये हमारे पास 35,600 रुपये बच जाएंगे, 35,600। उसमें से 32,000 टैक्स के लेस कर दीजिए, आपके पास जो है 3600 रुपये बच जाएंगे। और ये 3600 रुपये आपके पास पॉजिटिव का अमाउंट है, तो आप लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितने रुपए लिखेंगे, 3600, क्लियर है स्टूडेंट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, ठीक है। कोई भी आपको क्वेरी आती है तो फोन नंबर आपके पास है मेरे, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, या मुझसे कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर।